इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कौन सा? सॉइल। सबसे पहले हम जानेंगे सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लांट सॉइल से ही अपना मिनरल्स वाटर सब ऑब्जर्व करके तब जाकर क्या होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो समझिए कि प्लांट है तभी एनिमल्स है, मतलब ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिना प्लांट्स के एनिमल्स भी नहीं हो सकते। तो लाइफ पॉसिबल किसके द्वारा ही है? सॉइल के द्वारा। ये सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, रॉक्स भी पाए जाते हैं, रॉक्स से ही सॉइल्स बनते हैं। तो बहुत सारे मिनरल्स का भी और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का घर भी कौन है? ये सॉइल ही है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल का फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, एक है वेदरिंग और दूसरा है पेडोलिसिस। पहले हम लोग जानते हैं वेदरिंग क्या है। वेदरिंग कहते हैं चट्टानों के टूटने से, मिट्टियाँ बनी हैं चट्टानों के टूटने से, अब उसमें कौन से मिनरल मौजूद होते हैं उस चट्टान पर डिपेंड करता है जिससे कि बनते हैं। बड़े बड़े चट्टान टूटते हैं और टूट करके छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होते हैं, तभी जाकर ये क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन होता है। टूटते हैं कई कारणों से, कई बहुत सारे रीजन है जो अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे क्या है कारण है इन मिट्टियों का बनने का। जैसे कि सन कैसे चट्टान को क्या कर रहा है? सन की प्रेजेंस में चट्टान दिन के समय गर्म होता है, रात के समय ठंडा होता है। जब ये गर्म होता है तो फैलता है, जब ये ठंडा होता है चट्टान को सिकुड़ता है। तो ये कंटिन्यूसली जो फैलने सिकुड़ने का क्रम है, इसके क्रम में चट्टान में दरारें पड़ती हैं और चट्टानें टूटनी शुरू करती हैं। तो ये टूटती है। वाटर नदी के किनारे या बारिश के कारण लगातार अगर उस पर पानी पड़ता है तो भी चट्टान क्या होती है? टूटती है। वाइन हवाओं के धक्के से भी क्या होता है? चट्टानें टूटती हैं, गिरती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर चट्टानों में कुछ प्लांट्स उग गए हैं और उनकी जड़ें पर चट्टानों के अंदर जाती हैं, दरारों में घुस जाती हैं, और जब जैसे प्लांट बड़े होते हैं वो दरारें चौड़ी होती जाती हैं उनकी जड़ों के कारण। तो इस तरह से भी उनमें ब्रेकेज आते हैं और चट्टानें टूटती है। तो चट्टानों पर टूटना कहलाता है वेदरिंग, और इन सारे कारणों से चट्टानें टूटती हैं और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और फिर चट्टानें टूटते हुए इस क्रम से उस क्रम यहाँ से वहाँ की ओर फैलती चली जाती है। ठीक है। फिर है दूसरा पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस कहते हैं जैसे कि लिविंग और डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हो जाते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस में क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फिर से मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज करके, ये कहलाता है पेडोजेनेसिस। आइए सॉइल प्रोफाइल को हम लोग इस फिगर से जानते हैं। तो ये है हमारा क्या? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल 5 पार्ट्स में बटा है। सबसे ऊपर का जो जोन है उसको हम लोग कहते हैं क्या? ज़ीरो हॉरिजॉन। इसी में ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स जितने भी मिनरल्स हैं जो कि फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट के लिए, वो इसमें ही मौजूद होते हैं। प्लस टॉप सॉइल में जिसको हम लोग ए हॉरिजॉन कह रहे हैं, ये वाला एरिया कलर वाइज करके डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद ये जो जोन है वो बी जोन कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं सब सॉइल। फोर्थ जोन हो जाएगा सी हॉरिजॉन, जिसको हम लोग पेरेंट मटेरियल कहते हैं, जहाँ पर रॉक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एंड सबसे लास्ट जो होता है वो आर हॉरिजॉन है, जहाँ पर बेड रॉक्स मतलब कि बड़े बड़े चट्टान जैसे पत्थर मौजूद होते हैं। यहाँ पर कुछ संख्या होती है, यहाँ पर ज़्यादा संख्या होती है रॉक्स की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉइल प्रोफाइल। ये हो गया सॉइल प्रोफाइल। अब हम जानते हैं सॉइल इरोजन, द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब कि मिट्टी की ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है उसका हट जाना किसी भी कारण से, या तो पानी के बहाव से या हवा के उड़ने से, उसकी या फिर मेन कारण इसका डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें क्या करती है? मिट्टी को थामे रखती है। डिफॉरेस्टेशन होता है तो हवाओं से या पानी से मिट्टी की ऊपरी परत क्या होती है? बह जाती है। इसी को कहते हैं हम लोग soil erosion under the effect of strong wind and fast running rain water is called soil erosion. इसका काउज हम लोग करेंगे। काउज ऑफ सॉइल इरोजन। काउज क्या क्या है? 4 मेन टाइप काउज हैं सॉइल इरोजन के। एक है ओवर ग्रेजिंग, मीन्स टू मेनी एनिमल्स ईट ऑल द ग्रासेस। जो ऊपर का लेयर्स में जो ग्रास मौजूद है उसको एनिमल्स कर खा जाते हैं। ठीक है, तो ग्रास के खाने से ऊपर की जो परत होती है वो ढीली पड़ जाती है, और अगर बारिश तेज़ हुई तो वो पानी के साथ बहते हुए निकल जाती है। दूसरा है अप एंड डाउन प्लगिंग। इनमें क्या होता है? वाटर जो है वो थमता नहीं है, और वाटर नहीं थमने से मिट्टी की परत क्या होती है? झड़ने लगती है।
तो वो निकल जाती है, वाटर रन्स डाउन द फरोज। और मेन काउज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, डिफॉरेस्टेशन। हमने बात की कि जो पेड़ों के रूट्स होते हैं वो सॉइल्स को एक जगह थामे रखते हैं, जिससे कि चाहे जितनी भी तेज़ बारिश हो, जो टॉप सॉइल्स है वो अपनी जगह पर बंधे रहते हैं। बट डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारे पेड़ कट गए हैं, इसलिए जड़ें पकड़ ही नहीं रही हैं, सॉइल को है ही नहीं, है ना। तो क्या हो रहा है, मिट्टी की ऊपरी परत को पकड़ने वाला, थामने वाला कोई नहीं है पेड़ों के कट जाने से, जिसके कारण तेज़ बारिश होती है तो ऊपरी परत बहती हुई निकल जाती है। तो ट्रीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड होल्ड द सॉइल टुगेदर, है ना, एक साथ थामे रखती है मिट्टी को। बट डिफॉरेस्टेशन हो गया तो ये नहीं थाम पा रही हैं। फोर्थ है सॉइल एग्जॉशन। सॉइल आर ओवर यूज एंड कैन ग्रो नो मोर। बहुत ज़्यादा सॉइल का इस्तेमाल कर लिया गया है तो भी क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन का ये कारण बन जाता है। क्लियर। तो ये था काउस। अब हम लोग इसके इफेक्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स काउज बाय सॉइल इरोजन, मतलब कि इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, लॉस ऑफ वैल्यूएबल टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जिसमें मिनरल्स मौजूद है, ह्यूमस मौजूद है, जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ऊपर का परत ही मिट्टी का बह जाता है। बरिंग वैल्यूएबल टॉप साइल बिल्कुल सूख जाते हैं, जिससे कि उससे उस पर हम लोग कोई भी प्लांट्स को नहीं उगा सकते। डैमेज टू फील्ड्स पूरे जो खेत हैं या मैदान है वो क्या पड़ते हैं, जाती है, डैमेज हो जाती है, एक तरह से ये परती पड़ जाती है ज़मीन। प्लांट प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि ऊपर की परत ही क्या होती है, उपजाऊ परत होती है, और मिनरल्स जो है टॉप सॉइल सब बह जाता है, जिसके कारण उसमें आप कोई प्लांट को ग्रो नहीं करवा सकते। एंड 5 पॉइंट है डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन में क्या हो गया, डिसर्टिफिकेशन पूरा जो ज़मीन है वो मरुस्थल में चेंज होने लगता है। ठीक है, तो ये अफेक्ट है सॉइल इरोजन के। तो ये था बच्चों क्या सॉइल इरोजन का इफेक्ट और कॉज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर हम लोगों का तीनों इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स खत्म हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 196, हाउ इज सॉइल फॉर्म। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस इन दिस वे, इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, द रॉक्स एट और नियर द सरफेस ऑफ द आर of broken down, और R नहीं होगा यहाँ पर, of broken down by various physical, chemical and some biological processes. The end product of this breaking down is the fine particles of soil. There are many factors that play very important role in the formation of soil. These are, कहा जा रहा है कि बहुत सालों से, मतलब एक लंबे समय के दौरान, लाखों साल करोड़ों साल के दौरान जो चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस से धीरे धीरे टूटती है, और जो फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉइल कह रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर है। द सन, पहला है सन, इट काउजेज हीटिंग ऑफ रॉक विच काउज रैकिंग एंड अल्टीमेटली ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर पीसेस। जो सन है वो क्या करता है, रॉक को गर्म करता है। रात के समय रॉक ठंडा होता है तो इनका कंटिन्यू ठंडा और गर्म होने से वो फैलता है और सिकुड़ता है, और उसमें क्रैक्स आते हैं और वो धीरे धीरे टूटने लगता है। दूसरा फैक्टर है वाटर, इट ब्रेक्स रॉक्स बोथ बाय फ्रीजिंग एंड फास्ट फ्लो। जब चट्टानों पर पानी पड़ती है, जब ठंड का मौसम होता है या रात में जब ठंड पड़ती है, तो वो जम भी जाती है चट्टानों के अंदर, बर्फ़ बन जाती है और फिर वो पिघलती है। तो इससे उनके जमने से जो दरारें होती हैं वो क्या होती है, चौड़ी होने लगती है, और इस कारण भी चट्टानें टूटती हैं। थर्ड फैक्टर है वाइंड, इट काउज इरोजन ऑफ रॉक सिमिलर टू एज डन बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। इट ऑल्सो कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर लाइक वाटर डज। जैसे कि पानी के थपेड़ों से या पानी के बार बार पड़ने से चट्टानें टूटती हैं, उसी प्रकार वाइंड के भी चोट से क्या होता है,
चट्टान क्या होती है, धीरे धीरे टूटती है, सैंड को भी ये उड़ा उड़ा के ले जाते हैं। एंड द लास्ट फैक्टर इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, जो भी उन क्रैक्स में, चट्टानों के क्रैक्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म होने लगते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स निकलने लगते हैं जैसे लाइचेन एंड मॉस। ये क्या करते हैं, उसकी जड़, अपनी जड़ों को चट्टान के अंदर फैलाने लगते हैं। जैसे जैसे जड़ें बड़ी होती हैं, चट्टानों की दरारें चौड़ी हो जाती है और ये भी रिस्पॉन्सिबल है उनके टूटने के लिए। तो लाइचेन एंड मॉसेस plant grow on the rock surface and cause rock surface to powder down and form a thin layer of soil. The roots of big trees sometimes go into cracks in the rocks, and as the root grow bigger the crack is formed bigger. तो इन चारों के फैक्टर्स के कारण क्या होता है, चट्टान टूटती है और फाइन पार्टिकल्स बनते हैं जिससे कि होता है सॉइल का फॉर्मेशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, अगर आता है तो आप लिख सकते हैं द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल का हट जाना मिट्टी से। तो द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल विच इज़ रिच इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट बाय फ्लोइंग वाटर और वाइंड इज नोन एज सॉइल इरोजन। या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा टॉप सॉइल का मिट्टी से हट जाना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। If this process continue further, then all soil may get washed away and the rock underneath may be get exposed. अगर ये कंटिन्यूसली होता रहा तो ऊपर की सारी मिट्टियाँ हट जाती हैं और अंदर की जो चट्टानें हैं वो दिखने लगती है। It may lead to the loss of all valuable resources because nothing grow as such on the rocks. ये बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि उस मिट्टी पर अब प्लांट नहीं उग सकता, क्योंकि ऊपर टॉप सॉइल में ही न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल्स होते हैं, ह्यूमस अवेलेबल्स होते हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। चट्टानों पर प्लांट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ और रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। क्या क्या मेथड है जिसके कारण आप रिड्यूस कर सकते हैं सॉइल इरोजन को। सो मेथड्स 1 है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या, अफॉरेस्टेशन। पेड़ लगाना है भाई, जितना ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें हैं वही मिट्टी को थामे रखती है। तो फॉरेस्ट रिड्यूस इरोजन एज अ रूट ऑफ द ट्री होल्ड द सॉइल इन प्लेस। सेकेंड पॉइंट है शेल्टर बिल्ड्स। ट्रीज प्लांटेड इन लाइन्स और हेज अराउंड फार्म लैंड रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ वाइंड। एक लाइन से क्या करेंगे हम लोग, अगर पेड़ को लगा देंगे एक पर्टिकुलर एरिया में या फार्म लैंड है, तो जो तेज़ हवा के झोंके हैं वो फार्म लैंड की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, तो वहाँ की मिट्टी को उड़ा भी नहीं पाएंगे। थर्ड पॉइंट है कंटूर प्लगिंग। फार्मर प्लग लैंड एंड दैट furrows lies across the natural slope of the land. These furrows trap water and do not allow it to flow down carrying the top soil. तो अगर कोई फार्म लैंड है और उसमें खेती की जाती है तो उसमें कंटिन्यू खेती होनी चाहिए, प्लगिंग होती रहनी चाहिए, है ना। प्लगिंग करने से, जोतने से क्या होता है कि मिट्टी है वो उड़ेगी नहीं, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे मिट्टी चली जाती है तो नहीं उड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है टेरेस फार्मिंग। Terrace hillside is less likely to be eroded than a natural hillside. Here, a series of steps formed by horizontal strips supported by wall catch the descending water. It gives the water sufficient time to percolate into the soil and nourish the crop. तो जो स्टेप फार्मिंग होती है उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई वॉल के सपोर्ट से अगर फार्मिंग करेंगे तो जो पानी है वो पड़ेगा भी तो बहेगा नहीं, जिससे ऊपरी परत भी मिट्टी की नहीं बहेगी और जब तक नीचे आएगा पानी तब तक वो क्रॉप क्या करेगा, उसको यूज़ कर लेगा। तो इस कारण भी सॉइल इरोजन रुक सकता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है सॉइल कवर। सॉइल लेफ्ट बेयर आफ्टर हार्वेस्टिंग ए क्रॉप इज ऑफ्टन कवर्ड with a dried vegetation to prevent erosion, and steep slopes that cannot be plugging are covered with grass or pasture crops. जब खेती हो जाती है और हम लोग उसमें हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, फसल कट जाती है, तब भी हम लोग को क्या करना है, उस खाली मिट्टी के ऊपर
कुछ ग्रास या कुछ डाल कर रखना जिससे कि उसकी मिट्टी उड़े नहीं। 5th पॉइंट है प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग से हम लोग को बच के रखना है, मतलब कि जो एनिमल्स है उनको ज़्यादा मिट्टी में घास को पूरा का पूरा ग्रेज नहीं करने देना है। एज द ग्रास हैज़ बी टेंडेंसी टू बाइंड सॉइल मॉलिक्यूल्स, सो इवन अ वेरी ग्लेस ग्रास और ऑन अ फील्ड प्रिवेंट इरोजन और ऑफ सॉइल, बट इफ द ग्रास इज ओवरग्रेज इट एक्सपोज द सॉइल टू इरोजन। ओके, नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो सिर्फ सॉइल से रिलेटेड नहीं है, एयर, वाटर एंड सॉइल तीनों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, write a note on how forest influence the quality of air, soil and water resources। हमें एक नोट लिखना है जिसमें बताना है आपको कि फॉरेस्ट जंगल जो है वो कैसे एयर, सॉइल और वाटर की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर? तो आप आंसर लिख सकते हो, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग वेज। इन्फ्लुएंसेस ऑफ फॉरेस्ट इन कंडीशनिंग द क्वालिटी ऑफ एयर। एयर का क्वालिटी से कैसे मतलब कैसे इन्फ्लुएंस करता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या कर रहा है, जितनी ज़्यादा संख्या है पेड़ों की उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करेंगे और ऑक्सीजन देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक पॉल्यूटिंग गैस है अर्थ के लिए, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें फ्रेश एयर मिलेगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, फॉरेस्ट हेल्प इन मिनिमाइजिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एटमोसफियर एंड दिस प्रिवेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। फॉरेस्ट रिड्यूसेस environmental temperature, in turns increase the rate of photosynthesis in plant in the surrounding region। ये भी होगा भी, जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग को रोक रहा है तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा ही, है ना, और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। Some of the tree has the ability to absorb harmful gases present in the atmosphere, जैसे कि जामुन ट्री कैन absorb compound of lead easily। जामुन ट्री जो है लीड को आराम से अब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट इन कंडीशनिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल तो सबसे ईजी है भाई, फॉरेस्ट है तो सॉइल इरोजन तो नहीं होने वाला है ना। तो द रूट ऑफ ह्यूज ट्री लार्जर एरिया एंड प्रिवेंट इरोजन ऑफ टॉप सॉइल बाय होल्डिंग द सॉइल पार्टिकल टाइटली। पहला तो ये हो गया। Second, forest also regulate biogeochemical cycle which are responsible for cycling of nutrients and making them available for the plant in the soil। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अभी इसके बाद आपको वीडियोस आएंगे जिसमें है कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। और सॉइल रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे साइकिल्स के लिए, जैसे वाटर साइकिल्स के लिए, कार्बन साइकिल के लिए, नाइट्रोजन साइकिल के लिए सॉइल बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड है मेनी ऑफ द डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लीव इन क्लोज एसोसिएशन विद द रूट ऑफ ट्रीज। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूम्स प्लांट के नोड्यूल्स में रहता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, तो ये भी सॉइल में ही है ना। थर्ड पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट इन कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब वाटर का देख लेते हैं, तो फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, हेल्प इन रिटर्निंग प्योर वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू रेन्स। जो फॉरेस्ट वो रेन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और रेन के थ्रू क्या करते हैं, प्योर वाटर अर्थ पर लेके आते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल एज वेल एज वाटर रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। ये जो फॉरेस्ट है वाटर साइकिल में क्या कर रहा है, हेल्प करता है और वाटर के रिसोर्स में भी हेल्प करता है अर्थ पर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है, यू माइट हैव हियर्ड अबाउट द वेदर रिपोर्ट सेइंग डिप्रेशन इन द वे ऑफ बंगाल हैव caused rains in some area। We know that many human activities lead to increasing level of pollution of air, water, bodies and soil। Do you think that isolating these activities of the to a specific and limited area would help in reducing pollution? would होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि बे ऑफ बंगाल में जो है वो तूफान उठ गया है,
है ना। और बहुत जगहों पर बारिश हो रही है, और हम लोग ये भी जान रहे हैं कि ये सब ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है, जो कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है, एयर वाटर एंड सॉइल का पोल्यूशन बढ़ा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो आप क्या सोचते हो कि अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक एरिया या लिमिटेड एरिया में भी पोल्यूशन को घटाएं तो इसका इफेक्ट क्या हमें देखने के लिए मिलेगा? तो आंसर है यस, डेफिनेटली, बिल्कुल दिखेगा हम लोगों को, है ना। छोटा एरिया में हो या बड़ा हो एरिया में, हम लोग अगर रिड्यूस करते हैं पॉल्यूशन तो इसका असर दिखेगा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ़ ऑल द सीवेज डिस्चार्ज इंडस्ट्रियल वेस्टेज इज कलेक्टेड एंड ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज, then obviously aquatic life in the water bodies will be affected to a little extent। कहा जा रहा है कि अगर इंडस्ट्री से निकलने जो वाला जो वेस्ट है, जिसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उसको अगर किसी वाटर बॉडीज़ में मिलने से पहले ही हम लोग ट्रीट कर दें, उसके केमिकल्स को ख़त्म कर दें, तो डेफिनेटली क्या है, ये वाटर बॉडीज़ पर अफेक्ट कम से कम डालेगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू है, इफ़ हॉट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री यूज फॉर कूलिंग मशीन एंड अदर डिवाइसेस इज कलेक्टेड एट द कॉमन प्लेस एंड कूल्ड and aerated properly before discharging into water bodies, then this will not affect the breeding capacity of aquatic organism। हम लोग जानते हैं कि अगर वाटर बॉडीज़ में गर्म हाई टेम्परेचर का पानी चला जाता है तो ये किसी भी वाटर बॉडी, मतलब वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स के ब्रीडिंग पर अफेक्ट करता है। तो मशीनों को ठंडा करने के लिए जो ठंडा पानी डाला जाता है, तो जो मशीन ठंडा होता है वो गर्म पानी जो निकलता है वो वाटर बॉडीज़ में जाने से पहले ही अगर किसी जगह पे कलेक्ट करके कूल कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि ये एक्वेटिक एनिमल्स के ब्रीडिंग कैपेसिटी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, है ना। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है, इफ़ ऑल द इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल प्लेसेस ऑफ अ सिटी एंड टाउन आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर area which is far away from a residential area, then all diseases resulting from the air pollution could be minimized। कहा जा रहा है जितने भी इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल प्लेस हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से अगर दूर बनाए जाए तो डेफिनेटली जो एयर पॉल्यूशन से होने वाली डिजीज़ है वो हम लोगों को नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है, above all if we use only biodegradable substance then they will get decomposed easily and there will be very little pollution of other precious natural resources। कह रहा है कि अगर हम लोग सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यूज़ करेंगे तो हम लोग उसको आराम से डिकम्पोज कर पाएंगे और इससे बहुत ही कम पॉल्यूशन क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स को होगा, और हम लोग उस नेचुरल रिसोर्स को बचा भी पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो हमारा किसका रहेगा? हमारा रहेगा बायो जियोकेमिकल।